हर किसी की अपनी अपनी पसंद हुआ करती है। कुछ लोगों को सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, जबकि कुछ लोगों को गर्मियाँ अच्छी लगा करती हैं। हम जो लोग इंडिया पाकिस्तान में रहा करते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुआ करती। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी जगहें, बहुत सारे मकामात इस तरह के हैं जहाँ पे इस कदर सर्दी हुआ करती है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जैसे कि आपने सुन रखा होगा, साइबेरिया भी उन्हीं ममालिक में शामिल है या उन्हीं जगहों में शामिल है जहाँ पे टेम्परेचर -40 से -70 के दरमियान हुआ करता है। और जिन जगहों पे टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाया करता है, वहाँ पे जो लोग रहा करते हैं उनके लिए ना सिर्फ सरवाइव करना, बल्कि वहाँ पे अपने आप को ज़िंदा रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता है। मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं जो साइबेरिया के बारे में या इस खत्ते के बारे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। लेकिन आज जो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं और ये स्टोरीज़ भी मैंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पढ़ी थी। जिनमें से जो सबसे पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आर्थर की स्टोरी थी और आर्थर साइबेरिया के अंदर रहा करता था। जिस तरह हर किसी का कोई ना कोई प्रोफेशन हुआ करता है, आर्थर का जो प्रोफेशन था वो ट्रक ड्राइविंग था और उसका काम था माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आमतौर पे जब आप साइबेरिया के बारे में सुनते हैं तो पहला इंप्रेशन यही आता है कि शायद साइबेरिया पे लोग नहीं रहा करते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। साइबेरिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -10 या 15 तक हुआ करता है और वहाँ पे लोग रहा करते हैं। तो आर्थर भी ऐसी ही किसी जगह पे रहा करता था और उसका जो काम था वो माल की डिलीवरी या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। इसी तरह फरवरी चल रही थी और -5 से -10 के दरमियान टेम्परेचर था। आर्थर को एक ऑर्डर मिला और उसको कहा गया कि इस माल को लेके किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह पहुंचाना है। आर्थर की कोशिश होती थी कि जब भी वो अपने सामान को सप्लाई करने जाए तो कम से कम एक शख्स को या एक नौकर को अपने साथ ज़रूर रखे, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आप बर्फ़ में फंस जाएं या किसी जगह आपको रुकना पड़े या आपकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए तो आपके साथ कोई ना कोई पार्टनर होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि आर्थर ने अपने साथ जैकब को रखा और जैकब को उसने कह दिया कि हम जो जा रहे हैं तो वापसी में कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं। खैर, जो भी इनका सामान था वो सामान लेके ये लोग मंजिल की तरफ रवाना हुए। अब इनके पास जो ट्रक मौजूद था वो एक जदीद ट्रक था और उसके अंदर ना सिर्फ हीटर मौजूद था, बल्कि वो जो ट्रक था वो जदीद आलात से मुज़य्यन था और बाहर जो टेम्परेचर है या मौसम में क्या तब्दीली आने वाली है, और इसके साथ साथ इस ट्रक के अंदर मैप भी मौजूद था। खैर, जब ये लोग निकले थे तो हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ रही थी और इनको लग रहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये बआसानी अबूर कर लेंगे और 3-4 दिन में जो भी इनका काम है उसको कंप्लीट करके टाइम के टाइम ही वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये दिन ढला और रात का टाइम शुरू हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे जो बर्फ़बारी थी उसमें ना सिर्फ इजाफा हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अगर इसी तरह बर्फ़ गिरती रही तो आगे जाके ये जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि जब ये इसी रास्ते पे मज़ीद 1 घंटे चले तो 1 घंटे चलने के बाद मुकम्मल तौर पे ये जो रास्ता था ना सिर्फ बंद हो चुका था, बल्कि इनको कहा गया था कि आप सबको यहीं पे ही इसी हालत में रात गुजारनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर था, इसका रोज़ का काम था और इसको सारे के सारे रास्ते मालूम थे, तो इसने सोचा क्यों ना मैं इस रोड से बाहर की तरफ निकलूं और ये जो जंगल की तरफ से रास्ता गुजर रहा है जो कि नीचे उतरता हुआ सीधा उसी तरफ जाता है जहाँ पे इसको जाना है, क्यों ना मैं उस रास्ते को इख्तियार कर लूं। ये रास्ता था तो बड़ा शॉर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था। इस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि अक्सर जंगली जानवर या इस तरह की मखलूक़ात वहाँ पे इंसानों को तंग किया करती हैं। बहरहाल इसने जैकब से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ये जो
बीच का रास्ता था जो कि पहाड़ों से या जंगलों से होता हुआ नीचे की तरफ उतरा करता था। वो रास्ता लेके उसने मंजिल की तरफ ना सिर्फ बढ़ना शुरू किया, बल्कि इन दोनों ने रास्ते में ड्रिंक करना शुरू कर दी। हालांकि ड्यूरिंग ड्राइविंग ड्रिंक करना एक क्राइम है, लेकिन ऐसे ड्राइवर्स जो कि ऐसे इलाकों में ड्राइविंग किया करते हैं जहाँ पे कसरत से बर्फ़ गिरा करती है, तो आमतौर पे उनके साथ लीनियंसी बढ़ती आती है। खैर, साइबेरिया में मौजूद थे और इनको पता था कि पुलिस से कैसे निपटना है, तो इन दोनों ने मुकम्मल तौर पे ड्रिंक करना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे ये लोग मज़ीद आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इनको लग रहा था कि इनका जो ट्रक है उसके हीटर ने न सिर्फ काम करना छोड़ दिया है, बल्कि इसके ट्रक के अंदर जो मैप अवेलेबल था वो भी काम करना छोड़ चुका है। हालांकि आर्थर इन तमाम रास्तों से अपने तौर पे वाकिफ था और उसको पता था कि अगर मैप ना भी चले तो मुझे पता है कि किस रास्ते से गुजरना है और कहाँ से निकल के बाहर की तरफ आना है। मज़ीद 3 या 4 घंटे तक ये लोग गाड़ी चलाते रहे और बिला आखिर गाड़ी चलाते चलाते ये एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे आर्थर को लगने लगा था जैसे कि वो रास्ता भूल चुका है। जिस रोड पे ये पहुँच चुके थे उसके करीब जवार में ना कोई आबादी मौजूद थी और ना ही किसी आबादी का नामो निशान मौजूद था। खैर, जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे तो रात के तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम हो चुका था और अब ये लोग चाहते थे कि कोई भी पॉइंट नज़र आए या कोई होटल या मोटल नज़र आए तो ये ना सिर्फ ट्रक को रोकेंगे बल्कि ये पूरी रात वहीं पे गुजार देंगे। इसी दौरानिए में जबकि ये लोग होटल या मोटल की तलाश कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ या आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, आर्थर ने देखा कि उस रोड पे, जिस रोड पे इसका ट्रक चल रहा है, दूर तकरीबन 50 या 60 फीट के फासले पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो ना सिर्फ रोड के बीच में चल रहा है बल्कि कुछ अजीब तरीके से वॉक कर रहा है। अब जैसे जैसे आर्थर बताता है कि मैंने ट्रक को मज़ीद आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ते बढ़ते ट्रक की लाइट्स में ऐसा लगा जैसे कोई औरत है जो कि बरहना हालत में, यानी कि कपड़ों के बगैर, इस शदीद सर्दी में रोड के बीच में चल रही है। अब जैसे ही उसको ऐसा लगा तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आमतौर पे इतनी सर्दी में, यानी कि -10 या 15 में किसी का इस हालत में घूमना नामुमकिन हुआ करता है। खैर, जैसे ही इसका ट्रक उस औरत के बिल्कुल पीछे पहुंचा तो इसने पहले हॉर्न देने की या मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जो औरत थी मुसलसल बीच रोड पे हल्के हल्के चलती हुई आगे बढ़ रही थी और इसके मुतादिद बार हॉर्न देने के बावजूद ना वो साइड में हो रही थी और ना ही पलट के देख रही थी। आर्थर बताता है कि मैं जब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैंने ट्रक को रोका और रोकने के बाद मैं नीचे उतरा। जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा और नीचे उतर के मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वो जो औरत थी एकदम से चलते चलते न सिर्फ रुक चुकी थी बल्कि अगले ही लम्हे उसने एकदम से पलट के हमारी तरफ देखा। अब जैसे ही उस औरत ने पीछे पलट के देखा तो ऑलरेडी जो ट्रक की लाइट थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी। आर्थर बताता है कि जब उस औरत ने पलट के हमारी तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ चेहरा है या उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने निकले हुए हैं। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं उन आंखों के गिर्द बहुत गहरे गहरे हल्के मौजूद थे और उसकी हालत को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। खैर, अभी जबकि हम उसकी तरफ देख रहे थे और वो जो औरत थी वो हमारी तरफ देख रही थी तो एकदम से वो दोबारा पलटी और सीधे हाथ पे, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी, एकदम से वो उस तरफ बढ़ी और देखते ही देखते हमारी नज़रों से ओझल हो गई। किसी औरत का इतनी रात में, इतनी शदीद सर्दी में बेलिबास होके इस तरह से घूमना, और ना सिर्फ घूमना बल्कि एकदम से देखते ही देखते बर्फ़ की तरफ बढ़ के गायब हो जाना, ये जो एक्टिविटी थी ये कम से कम पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो थी। बहरहाल, जैसे ही वो औरत इसकी आंखों से ओझल हुई, ये दोबारा से ट्रक के अंदर आके बैठा
इसने ट्रक को दोबारा से मंजिल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। यह बताता है कि अभी इसको ट्रक चलाते हुए मजीद 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि ट्रक की लाइट्स की रोशनी में इसको दोबारा से ऐसा महसूस होने लगा कि दोबारा से रोड के दरमियान में वही औरत इसके सामने चल रही है और उसी हुलिये में आगे बढ़ती चली जा रही है। जब इसने दोबारा से उस औरत को देखा और वैसे ही रोड के दरमियान चलते हुए देखा, तो अब बजाय इसके कि वो ट्रक को रोकता, इसने फैसला कर लिया था कि ये साइड में से निकालता हुआ या भगाता हुआ ट्रक को ले जाएगा। अब जैसे ही इसने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और उस औरत को ओवरटेक करने के लिए अपनी गाड़ी को या अपने ट्रक को सीधे हाथ की तरफ किया, तो वो बताता है कि एकदम से ऐसा लगा कि वो औरत भी ना सिर्फ सीधे हाथ की तरफ हो गई है, बल्कि वो जानबूझ के ट्रक के सामने या ट्रक के नीचे आना चाहती है। खैर, इसको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो मखलूक है ये कम से कम इंसान नहीं है, तो ट्रक को रोकने के बजाय या ब्रेक लगाने के बजाय उसने ट्रक को भगाना बेहतर समझा। और ऐसा ही हुआ कि अगले लम्हे वो जो औरत थी ट्रक के नीचे आ चुकी थी, और जैसे ही इसने उस औरत के ऊपर से ट्रक को चढ़ा के निकाला और बैक व्यू मिरर से या आगे जाके ट्रक को रोक के जब इसने पीछे की तरफ देखा, तो वहां पे ना वो औरत मौजूद थी, ना उस औरत का नामो निशान मौजूद था। हालांकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो जो औरत है न सिर्फ ट्रक के नीचे आ चुकी है, बल्कि ट्रक के नीचे आने की वजह से उसकी जान जा चुकी है। अब ये बताता है कि मैंने ट्रक की स्पीड को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे न सिर्फ बढ़ा दिया था, बल्कि अब मैं नहीं चाहता था कि तीसरी बार मेरा सामना इस चुड़ैल से या इस मखलूक से दोबारा हो। इसी तरह का एक और वाक़या है जो कि ऑलरेडी रेडिट पे मौजूद है, और ये वाक़या भी साइबेरिया का ही वाक़या है। और इस वाक़ये के मुताबिक एक मिस्टर जॉनसन है, उनका काम भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अक्सर वो फैमिलीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए या एक गांव से किसी फैमिली को दूसरे गांव ले जाने के लिए अपनी गाड़ी को प्रोवाइड किया करते हैं, और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड किया करते हैं उसके अगेंस्ट ये भारी मुआवजा चार्ज किया करते हैं। ये बताते हैं कि इसी तरह 2007 और 2008 में एक फैमिली ने इनको अप्रोच किया। उस वक्त फरवरी या मार्च का महीना चल रहा था और पहाड़ों पे या जगह जगह अब भी बर्फ़ मौजूद थी। इस फैमिली को लेके इनको एक गांव से न सिर्फ दूसरे गांव जाना था, बल्कि उस गांव के अंदर उस फैमिली के साथ स्टे करना था, और एक दिन रुकने के बाद वापस जब ये आते तो उस फैमिली को साथ लेके आना था। ये बताते हैं कि जब हम उस फैमिली को लेके उस गांव में पहुंचे तब तक सब नॉर्मल था। आमतौर पे जो साइबेरिया के ड्राइवर्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिनके पास हैवी व्हीकल्स होती हैं या जिनके पास डीजल इंजन गाड़ियाँ होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि अगर वो ट्रैवल में हैं या कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम डीजल इंजन को बंद ना करें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा डीजल इंजन को बंद कर दें तो उसके स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ करता है। अब क्योंकि जॉनसन को पूरी रात यहाँ पे गुजारनी थी, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पास यही ऑप्शन था कि वो इस गाड़ी को ना सिर्फ बंद कर दे, बल्कि बंद करने के बाद सोने की तैयारी करे। हालांकि इसको ऑफर किया गया था कि जहाँ पे ये लोग रुके हुए हैं वहीं पे ही एक कमरा मौजूद है, अगर वो चाहे तो सोने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसकी जो गाड़ी थी बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी थी और उसके अंदर हीटर भी मौजूद था, तो इसने यही बेहतर समझा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हीटर को ऑन कर लूँगा, लिहाजा बेहतर यही है कि बजाय इसके मैं कमरे में रुकूं, मैं पूरी रात गाड़ी में ही गुजार दूंगा। अब जैसे ही ये सोने के लिए लेटा तो ये बताता है कि एकदम से जो मेरी गाड़ी की विंडो थी उस पर किसी ने नॉक किया। अब जब मुझे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी तो मैं सोचने लगा कि आखिर कौन है जो नॉक कर रहा है। हो सकता है वो पैसेंजर हो जिन्होंने मेरी गाड़ी को बुक किया था। यही सोच के जब मैंने उठ के बाहर की तरफ देखा तो चारों तरफ देखने के बावजूद भी करीब जवार में कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैंने सोचा कि हो सकता है कोई शरारती बच्चे हों जिन्होंने नॉक किया हो और नॉक करने के बाद भाग गए हों।
लिहाजा मैंने इस बात को इग्नोर किया और दोबारा से लेट के आंखें बंद की और बिल्कुल नींद में चला गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी, यानी कि तकरीबन आधा घंटा मजीद गुजरा था कि मुझे अब बाकायदा ऐसा लगने लगा कि जो मेरी गाड़ी है उसको ना सिर्फ कोई हिला रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई अजीब सी ताकत है जिसने मेरी गाड़ी को हवा में उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब जैसे ही मुझे अपनी गाड़ी हिलती हुई या हवा में महसूस हुई तो मुझे भी लगने लगा जैसे मैं भी हवा में मौजूद हूँ। तो मैं फ़ौरन से उठ के बैठा और जैसे ही मैं उठ के बैठा तो मैंने देखा कि जो मेरी गाड़ी है इसके चारों तरफ बोने नुमा आदमी मौजूद हैं, यानी कि कुछ इस तरह के अफराद मौजूद हैं जिनके कद हार्डली 2 या 2.5 फीट के दरमियान होंगे, जबकि उनके जो चेहरे हैं वो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई 50 या 55 साल के बुजुर्ग हैं। चारों तरफ मेरी गाड़ी के वो बोने मौजूद हैं और वो ना मेरी गाड़ी को सिर्फ हिला रहे हैं बल्कि उसको हवा में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर के बाद इनकी ये जो कोशिश थी ये कामयाब हो गई और अब लग रहा था जैसे मेरी गाड़ी हवा में 3 या 4 फीट के फासले पे मौजूद है। अब जब मैंने अपनी गाड़ी को हवा में लहराते हुए महसूस किया तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खैर मैंने जल्दी से जैसे तैसे अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर जम लगा देता हूं। अगर इन लोगों ने मेरी गाड़ी को उलट दिया तो हो सकता है उससे मेरी जान चली जाए। खैर जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर की तरफ जम लगाई तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ गिरा तो मेरे बिल्कुल बराबर में जो मेरी गाड़ी थी वो भी नीचे आके गिरी। और जैसे ही मेरी गाड़ी नीचे आके गिरी तो देखते ही देखते ये जो बोने थे जिन्होंने मेरी गाड़ी को हवा में उठाया हुआ था, ऐसा लगा जैसे वो हवा में तहलील हो चुके हैं या देखते ही देखते गायब हो चुके हैं। अब ये जो मंजर इसने अपनी आंखों से देखा था, जिसका ये खुद चश्मदीद गवाह था, ये किसी भी तरह किसी के लिए काबिल यकीन नहीं था। खैर कुछ देर तक जब इसके सेंसेस बहाल हुए तो ये दोबारा से गाड़ी में आके बैठ गया और ये कोशिश करने लगा कि जैसे तैसे जागते हुए रात गुजारी जा सके। ये गाड़ी में बैठा हुआ था और इसी तरह तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मजीद गुजर गया। 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा से इसको ऐसा लगा कि इसकी गाड़ी की जो विंडो है उस पर किसी ने आके नॉक किया है। अब जैसे ही इसको नॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी तो एकदम से इसके ऊपर खौफ तारी हो गया और इसको यकीन हो चला था कि अगले ही लम्हे वही बोने एकदम से इसके सामने आएंगे और दोबारा से इसकी गाड़ी को ना सिर्फ हिलाने की बल्कि हवा में उठाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते इसकी गाड़ी के चारों तरफ वही बोने जो कि अभी कुछ देर पहले इसको नजर आए थे, वो सारे के सारे बोने इसकी गाड़ी के करीब आए। और जैसे ही वो बोने इसकी गाड़ी के करीब आए तो बजाय इसके कि ये गाड़ी से बाहर निकलता या गाड़ी में बैठा रहता, इसने एकदम से गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसने उस गाड़ी को वहाँ से आगे की तरफ बढ़ाना या भगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इसकी गाड़ी आगे बढ़ी तो वो जो बोने थे वो ना सिर्फ पीछे हटे बल्कि बताते हैं कि उसने जब बैक व्यू मिरर से उन बोनों को देखा तो करीबी एक बहुत बड़ा सा गड़ा मौजूद था। ये सारे के सारे बोने उस गड़े के अंदर कूदने लगे और कूदने के बाद देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। बहरहाल जैसे तैसे ये रात गुजरी और जब ये रात गुजर गई तो अगली सुबह जब ये बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वो जो गड़ा था ये उस तरफ गया तो ये बताते हैं कि ये देख के हैरान रह गया कि वो जो गड़ा था उस गड़े के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि अगर आप इस पत्थर को हटाएंगे तो हो सकता है कि जिस घर में या जिस जगह बोने रहा करते हैं वो जगह आपको दिखाई देने लगे। खैर इसने अक्लमंदी की, इसने ना ही पत्थर हटाया ना ही वहाँ कोई छेड़छाड़ की। खैरियत से ये उस घर में गया जिस घर में वो फैमिली मौजूद थी, जिस फैमिली को लेके इसको वापस गांव जाना था। ये बताते हैं कि जब मैंने इस वाक़े का जिक्र उन लोगों से किया जो इस गांव में या इस घर में रहा करते थे तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि इनका जो एरिया है, जिस एरिया में या जिस गांव में ये रहा करते हैं,
वहाँ पे अक्सर रात के औकात में इस तरह के बोने नज़र आया करते हैं।